गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमने देखा था कि परिस्थिति प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपको उसके गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, चाहे वो गोला हो चाहे अर्धगोला हो, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को आपको कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके, जो चीज नहीं है या जो चीज अज्ञात है उसे ज्ञात राशि को ज्ञात करके आप क्या करेंगे, उसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी पूछा है उसको ज्ञात करेंगे। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कभी कभार आकृतियों का रूप परिवर्तन हो जाता है। चाहे आप उसको गोले को, चाहे आप बेलन बनाओ, चाहे पूरे बड़े गोले से छोटे छोटे गोले बनाओ, तो ये रूप परिवर्तन जो होता है उसमें आयतन काम करेगा। लेकिन जैसे आपके गलाब है, गलाब के टुकड़े करके आप कोई चीज बना रहे हो, तो ऐसे मामलों में जरूर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल काम करता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काम करता है। तो जो सवाल रह गए थे उन सवालों को अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इन सवालों को कैसे करना है, परिस्थिति कैसी है। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अपन ने 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न शायद मेरे ख्याल से कर लिया था। 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न, और यहां तक कि 12वां प्रश्न भी अपन ने कर लिया था, प्रश्न नंबर 12वां। तो आज मैं प्रश्न नंबर 13वीं की बात करता हूं। प्रश्न नंबर 13वां शायद आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 13वां, यस सर कर ली। प्रश्न नंबर 14वां कहता है एक खोखला अर्धगोला। अब अपन ने जो सूत्र जो लिखे थे वो अपन ने खोखले गोले के लिखे थे, और खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई ब्रैकेट r² 1 - r² 2 था। यहाँ पर गोले का जो आयतन था वो आयतन था 4/3 पाई ब्रैकेट r⁴ - r⁴। ये बताया था अपन ने, सही बात है। अच्छा, उसके बाद बात आती है अर्धगोले की। तो अर्धगोले का अपन ने, लेकिन वो भी खोखला, वो भी कैसा, खोखला। तो खोखले गोले की तो अपन ने कोई बात ही नहीं छिड़ी थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो अब क्या करा, तो साहब अर्धगोले का आपको देखना ही है कि अर्धगोले का वो ज्ञात क्या करवाना चाहता है, अर्धगोले का वो ज्ञात क्या करवाना चाहता है, उस हिसाब से अपने को सूत्र अप्लाई करना है। तो पहले में प्रश्न पूरा पढ़ने में पता चलेगा कि अर्धगोले का करना क्या चाहता है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन की बाह्य और अंतः व्यास, बाह्य का मतलब r1 और अंतः का मतलब r2। समझ जाना इस बात को, बाह्य का मतलब r1 और अंतः का मतलब r2। समझ जाना, यहीं पर आपको मैं इस काम में लेना है, ठीक है साहब। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, देखिए साहब खोखला गोला है, उस पर रंग करवाता है। मान लीजिए ये गोला है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये मार्कर का नीप है, मेरी बात को आप ध्यान से समझना, बिल्कुल पास से आपको दिख रहा होगा। अब ये गोला है, अब इस गोले के मैं रंग करवाना चाहता हूं। अब एक बात बताइए, मेरे को अंदर की तरफ रंग करवा के करना क्या है, अंदर की तरफ रंग करवा के करना क्या है, मेरे को रंग करवाना है केवल बाहरी पृष्ठ पर, जिसको आप वक्र पृष्ठ कह सकते हो, जिसको क्या कह सकते हो आप, वक्र पृष्ठ। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो, पहले बाह्य का और फिर अंतः का। लेकिन अंतः का भी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि व्यास तो अंतः का भी दिए ही है। अंतः अगर आपको कलर यदि आपको अंदर ज्ञात ही नहीं करना, या अंतः में अगर कलर ही नहीं होता, तो फिर ये अंतः व्यास की सूचना देने की जरूरत क्या थी उसको।
सोचने की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब क्या हुआ कि वो अर्ध को लेके बाहरी पृष्ठ पर भी कलर करवाना चाहता है और अंदर वाले पृष्ठ पर भी कलर करवाना चाहता है। तो एक काम करो ना, अंतः बाह्य व्यास से बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो और अंतः व्यास से अंतः का आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। सही बात है, जोड़ोगे, घटाना नहीं है यहाँ पर। सोचने की बात है, कलर करवा रहा है तो क्षेत्रफल जुड़ेगा, घटेगा क्यों? एक बात बताइए, कोई कमरा है, कोई मकान है, मकान के अंदर की ओर भी कलर हो रहा है और बाहर की ओर भी कलर हो रहा है। अब बताओ, अंदर वाले कमरों का क्षेत्रफल और बाहर की बाउंड्रियों का क्षेत्रफल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तभी तो हिसाब करेगा वो, घटाएगा क्यों? मेरी बात को समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये सोचने की बात है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करने के लिए पहली बात तो ये कि पहले आपको अंतः व्यास से अंतः त्रिज्या निकालो। व्यास का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, सीधी सी बात है, भूल जाओ मुझको, व्यास का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपको बाह्य व्यास से बाह्य त्रिज्या ज्ञात कर लो। आ गई त्रिज्या। अब करना क्या है? जो क्षेत्रफल आएगा बाह्य का और अंतर का, उस दोनों क्षेत्रफल को क्या कर लो, जोड़ लो। दोनों क्षेत्रफल को क्या कर लो, जोड़ लो। आओ मैं इसका सूत्र बनाता हूं और गौर से देखना। रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल, रंग क्वेश्चन नंबर 14, रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल बराबर, देखो वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता नहीं, होता है जो संपूर्ण पृष्ठीय होता है जो, सही बात है। लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक साहब। अब आ जाओ, रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जोड़ दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर 2। यह अंतः व्यास से या अंतः त्रिज्या से अर्धगोले का अंतः क्षेत्रफल आ गया। अब बताओ, दोनों में 2 पाई कॉमन आ रहा है क्या? दोनों में 2 पाई क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई मैंने कॉमन लिया, तो बताओ इधर तो r1 का स्क्वायर बच गया, इधर r2 का स्क्वायर बच गया। बताओ सूत्र बन गया एक तरीके से, सूत्र बन गया एक तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अंतर जो व्यास दे रखा है उसे अंतर त्रिज्या बनाओ और बाह्य व्यास दे रखा है उसे बाह्य व्यास बनाओ। सही बात है? अब आओ हल में, तब तो कोई जोर वाली बात नहीं है। हाँ, ये सूत्र लिख लेना, ये सूत्र लिख लेना किसका? अर्धगोले पर अंतः और बाह्य पृष्ठों पर रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल या कोई सफेदी वगैरह करवाने योग्य क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है। सही, आइए मैं ज्ञात करता हूं। पहले आप त्रिज्या निकालते हैं। आपको बाह्य व्यास दे रखा है और बाह्य व्यास दे रखा है वो कितना? 43 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर। तो आपको बाह्य त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का मतलब r1 वो होगी 43/2 यानी 21.5 सेंटीमीटर। 21.5 सेंटीमीटर। सही बात है? आगे चलिए साहब, आंतरिक व्यास और आंतरिक व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर का। तो आपको आंतरिक त्रिज्या या अंतर त्रिज्या, एक बात आंतरिक का तो अंतर का तो बात है कि आंतरिक त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या 42 सेंटीमीटर का हाफ कर दो, 21 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या आ गई। 21 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या। अब
अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कलर करवाने योग्य, रंग करवाने योग्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र था, सूत्र तो यही था, ये तो मैंने बनाया है, ये तो मैंने क्या किया है, बनाया है। और गणित में मैंने पहले ही कहा ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसको बनाया नहीं जा सकता, सारे सूत्र बनाए जा सकते हैं। बस फर्क इतना सा है, आपको उसको समझना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखिए साहब, अब 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, सूत्र ये था हमारे पास में। आगे मेरे साहब 2 पाई r1 का स्क्वायर का मतलब 21.5 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ये लो साहब सही कर, हल करो इसको। 2 पाई 21.5 को 21.5 से गुणा कर लो, 25, 5 2 7, 5 2 10, 5 1 2, 5 2 10, 2 2 4 1 5 और 5 2 10, 2 1 2 और 1 3 और 2 2 4, 5 2 2 6 4, दोनों छोड़ के पॉइंट लगाना है, 462.25 आएंगे। तो 462.25 प्लस, अब रह गया बात किसकी, 21 का स्क्वायर करना है। तो 21 को 21 से गुणा करेंगे, 21 400 400 421 441 441, 21 को 21 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 441। सही बात है, ठीक साहब। अब हल करो 2 पाई, अब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 441 जोड़ूंगा मैं 8 903.25 यानी 903.25 हो गए पूरे। सही बात है, 903.25 हो गई। अब हल करो साहब, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 903.25, 903.25। सही बात है। अब आ गया करो साहब इसको, अब एक बार देख ले कि ये करता है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं करता है कि नहीं करता है। तो भाग देने पर आपका ये तो क्षेत्रफल आ गया, और इस क्षेत्रफल से आपको रंग करवाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो खर्चा ज्ञात करने के लिए 7 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैसे को मैंने क्या किया, रुपए में बढ़ा दिया 7/100। अब क्या करूं, रंग करवाने का कुल व्यय जो हमारा ये क्षेत्रफल आया था, उस क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दिया मैंने, इसकी दर से, इसकी दर से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद जो भी आप गुणा करने के बाद जो आया भाई 7 से 7 घट गया, दोनों जोड़ करके 10 बराबर लगा दो, आपका रंग करवाने का खर्चा आ जाएगा। ये जो खर्चा आया है, ये खर्चा अंतः और बाह्य दोनों तरफ से, अंतः और बाह्य दोनों तरफ से रंग करवाने का व्यय है। अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे, आप पहले अंतः इस 2 पाई r1 स्क्वायर से बाह्य क्षेत्रफल ज्ञात करते, सही, और इससे आप अंतः क्षेत्रफल ज्ञात करते, क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर दोनों को जोड़ दे। तो भाई साहब उसमें देखो एक बात है, उसमें देखो समय भी व्यर्थ होता, समय ज्यादा लगता, जोड़ बाकी ज्यादा होती, यहाँ पर छोटे तरीके से काम हो गया और सवाल भी तरीके से हुआ। तरीका तो उत्तर तो होंगे, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर हमारा एक नैतिक कर्तव्य, हम उत्तर को कम देखते हैं, हमारे उत्तर से कोई लड़ा देना नहीं, हमारे लिए किताब बिल्ली परसेंट बोला, बस इतना ही देख रहे हैं। बाकी आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, आप पहले इसका क्षेत्रफल याद कर सकते थे बाह्य का और फिर आंतरिक का, और दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देते, जोड़ देते। आपका जो भी क्षेत्रफल आता उसको अपनी दर से क्या करते, गुणा करते, और वो दर कैसी थी, 7/100। अच्छा एक बात और, आप यदि इस दर को पैसे में ज्ञात करते तो खाली मैं 7 से गुणा करता, तो पैसा कितना आता, 39,700
43 पैसे आते। अब वही बात है, उस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता, तो फिर वह आपको वापिस 100 का भाग देना पड़ता। तो मैंने पहले ही 100 का भाग ले लिया, 7/100 कर दिया, है कि नहीं? तो ये सवाल को कैसे भी डालना चाहो ना वैसे डाला जा सकता है, लेकिन ये है कि एक कॉमन सेंस की बात है। पैसे में कोई उत्तर आते हैं क्या? अरे लेगा तो अगला रुपए लेके जाएगा, पैसे थोड़ी देर लेके जाएगा, है? तो 500 रुपए में निकालो ना, ये कॉमन सेंस की बातें होती है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब एक बात ऐसी है कि ये प्रश्नावली तो अपनी हो चुकी 16.4, और एक आग्रह करूंगा कि आप इनके जो एग्जाम्पल है आप एग्जाम्पल जरूर करें। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे जो प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उससे कुछ डिफरेंट एंगल के होते हैं, उनकी प्रकृति, उनका नेचर, क्वेश्चन का स्वभाव अलग प्रकृति का होता है। तो मेरा मानना है कि आप जब सवाल को जब हल कर रहे होते हैं, प्रश्नावली को जब हल कर रहे होते हैं, तो आप एग्जाम्पल को भी हल करें। यह मत सोचें कि एग्जाम्पल में तो किया हुआ है, तो किया हुआ है तो अगले ने करके भेजा, तू नहीं किया क्या? एक सोचने की कॉमन सेंस की बातें होती है। तो मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, चाहे एक एग्जाम्पल दो चाहे 20 एग्जाम्पल दो, मेरा मानना है कि अगर प्रश्नावली के क्वेश्चन से अगर भी ज्यादा है तो एग्जाम्पल भी हल करें। मेरा मानना है इससे क्या होगा, एक तो सूत्रों की प्रिपेयर होगी, क्वेश्चनों की प्रकृति समझ में आती है, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इन प्रश्नावलियों के अंदर जो सवाल आते हैं उनसे अगर अलग प्रकृति का अगर एक भी सवाल मिल गया ना, आपकी प्रश्नावली का सार्थक उद्देश्य हो गया पूरा। मैं मानता हूं जिस प्रश्नावली को हम लेने बैठे थे, जिस प्रश्नावली के बारे में जानने बैठे थे, वो हमारे जानने का मकसद पूरा हो गया। ये है, तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि आप क्वेश्चनों को भी हल करने की कोशिश, उदाहरणों को भी हल करने की कोशिश करें। अब एक बात